अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज के लिए करें जौ की वैज्ञानिक विधि से बुआई। फसलों का पराली जलाना है नुकसानदायक, करें इसका सही समाधान। खाद्यान्न फसलों में जौ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसकी खेती हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। जो किसान भाई जौ की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें इसकी खेती से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए जौ की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इस समय जो फसल की बुआई का समय चल रहा है, जौ की भी और गेहूं की भी, दोनों की बुआई का समय है। तो जो फसल के अधिक उत्पादन हम किसान भाई किस तरह से ले सकते हैं, उसके बारे में सभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले अपन खेत की तैयारी करेंगे किसान भाइयों। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत में अच्छी तरह से उसकी जुताई कर लें, पाटा लगा के उसको समतल कर लें। खेत को समतल करने के बाद में खेत में पड़ेवा कर लें। पड़ेवा करने के पश्चात खेत को अच्छी तरह से उसमें 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी अपन उपयोग ले सकते हैं। ये जो खाद है, ये अपने सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। यदि अपन कई किसान भाई क्या करते हैं कि रूढ़ी आदि वैसे डाल देते हैं, तो डालने के बाद में वो आदि सूखी पड़ी रह जाती है, जो दीमक का प्रकोप बनता है उससे। तो किसान भाई सड़ी और गली गोबर की खाद डालें। उसके बाद में सभी किसान भाई उसको समान रूप से बिखेर दें, पाटा चला करके उसको खाद को अच्छी ज़मीन में मिला दें। उर्वरकों की बात करें तो जौ की सिंचित फसल के लिए यूरिया 130 किलोग्राम, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। असिंचित क्षेत्रों के लिए यूरिया 86 किलोग्राम, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। सिंचित क्षेत्रों के लिए फास्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा को मिलाकर बुआई के समय देना चाहिए। शेष यूरिया 65 किलोग्राम प्रथम सिंचाई के साथ देना चाहिए। असिंचित क्षेत्रों के लिए संपूर्ण पोटाश, फास्फोरस, नाइट्रोजन बुआई के समय पंक्तियों में देना चाहिए। दीमक का अधिकांश अपनी ज़मीन में रेतीली भूमि है या जहाँ भी, तो उसमें दीमक का प्रयोग अधिक रहता है। उसके लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्विनोल फोस 1.5% काम में लेवें। इस दवाई को समान रूप से बुरक करके और किसान भाई ज़मीन में मिला देवें।
उन्नत किस्में। जौ की खेती से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। सिंचित क्षेत्र हेतु जौ की उन्नत किस्म जो लवणीय क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त भी है वह है RD 2552। इसकी फसल अवधि 125 से 130 दिन, औसत उपज 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। असंचित क्षेत्र हेतु जौ की उन्नत किस्म RD 2600 ये पीली भूरी रोगरोधी किस्म है। इसकी फसल अवधि 115 से 120 दिन और औसत उपज 24 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र हेतु जौ की उन्नत किस्म RD 2715 यह हरे चारे और दाने के लिए दोनों के लिए सही है। इसकी औसत उपज 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र हेतु जौ की उन्नत किस्म RD 2794 ये किस्म लवणीय क्षारीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसकी फसल अवधि 120 से 125 दिन और औसत उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो इनके कोई भी किस्मों में से एक किस्म किसान भाई अपने यहाँ उपयोग में कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए किसान भाइयों को ये सलाह है कि सभी किसान बीज उपचार करके ही अपनी फसल को बोएं। बीज उपचार के लिए किसान इसके लिए 2 ग्राम प्रति किलो थायरम या 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो मैनकोजेब काम में ले सकते हैं। दीमक के उपचार के लिए किसानों को 5 ml प्रति किलोग्राम फिप्रोनिल 5 EC जो जिसमें आती है फिप्रोनिल, तो उसका भी उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाई इसके लिए उचित मात्रा में पानी भी मिला ले। बिल्कुल जो प्योर दवाई है उसे उपचारित नहीं करें, उसी इतनी मात्रा में पानी भी उसमें मिलाएं। बुआई की विधि। जौ की बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22 सेंटीमीटर एवं देरी से बुआई की स्थिति में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें। अधिक गहराई पर डालने से जमाव कम एवं देर से होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आपके मुद्दे, कि आप कहे थे कि करोड़ बेरोजगार हो, किसको रोजगार देंगे, रोजगार कहाँ गया? आपके सवाल, ये काफिला किसका है रे? आपके जवाब। ट्रेन तो चला सकते थे, उनके हाथ में तो पूरी चीजें थी, लेकिन वो चलाए नहीं। बिहार कहेगा अब अपनी बात भैया जी के साथ। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5:45 पर, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मजदूरों की कमी और समय बचाने के लिए गेहूं धान की कटाई का काम अब कंबाइन मशीन द्वारा किया जा रहा है, जिससे फसल का वही हिस्सा कटता है जिसमें बालियां होती हैं। बाकी का हिस्सा खेत में ही शेष रह जाता है, जिसे किसान भाई जला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे वातावरण पर हो रहा है। इससे बचने के उपायों पर देखिए यह खास रिपोर्ट।
पराली जलाने से उठने वाला धुआं सांसों में जहर घोल रहा है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड घुल रहा है। इससे हवा जहरीली होती जा रही है, जो कि सभी प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। यही नहीं, खेतों में पराली जलाने से खेत की मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले कई जीव मर जाते हैं। इसके साथ ही मिट्टी में पाए जाने वाले कई सूक्ष्म तत्व ऐसे हैं जो अधिक तापमान पर जल जाते हैं। इस तरीके से खेत की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। कई ऐसे विकल्प हैं जिससे पराली को बिना जलाए उसका प्रबंधन किया जा सकता है। धान की कटाई करने के बाद 2% यूरिया का घोल बनाकर अगर किसान छिड़काव कर देते हैं तो ये धान के ठूठ 15 से 20 दिन में गल जाएंगे। इसके अलावा CSSRI लखनऊ के वैज्ञानिक ने एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो लगभग 20 दिन में इन अवशेषों को डिकम्पोज करके नष्ट कर देता है। ये जीवाणु तरल अवस्था में होता है, जिसे पानी के साथ मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। लगभग 20 दिन बाद ये सड़कर डिकम्पोज हो जाता है। कई यंत्र भी विकसित किए जा चुके हैं जो इसके लिए उपयोगी हैं। अगर आप धान के बाद गेहूं या मक्का लगाना चाहते हैं तो हैप्पी सीडर यंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। यह यंत्र धान की ठूंठों को काटकर छोटा छोटा कर देता है और साथ में गेहूं या मक्का की बुआई भी हो जाती है और अच्छी उपज भी मिलती है। इसके अलावा बेलर मशीन प्रयोग किया जाता है। रैकर से खेतों में खड़ी पराली को कुतर के इकट्ठा किया जाता है। फिर बेलर से पराली के रोल बनाए जाते हैं। पराली का उपयोग किसान भी कई तरह से कर सकते हैं। अगर इस यंत्र से कटाई पर खर्च की बात करें तो 1 एकड़ की कटाई करवाने में 1 घंटे समय लगता है और लगभग 1000 रुपए की लागत आती है। भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे उपक्रम भी लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे निजी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इसके अंदर आ रहे हैं कि किस तरह से पराली का प्रबंधन किया जाए। और पराली जो है मेरे संज्ञान में जहाँ तक पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। पंजाब के अंदर काफ़ी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, अभी हरियाणा में काफ़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, तो इस प्रकार पराली की बहुत डिमांड है। करनाल हरियाणा के मुकेश संधू के पास बेलर मशीन है जो कि किसानों के खेतों में चलवाते हैं और खेत से ही पराली के गट्ठे को इकट्ठा करके पेपर मिल तक भिजवाते हैं। इस मशीन के बारे में इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक्चुअली मेरे पास में एक कंप्लीट सोल्यूशन है। मेरे पास में सबसे पहले कंबाइन हार्वेस्टर से कटिंग किया फसल का, उसके बाद में स्ट्रॉ रिपर से आप जैसे ये फाने काटने हैं वो कटिंग करने के बाद रेक आएगा, रेक से लाइनें बनाते हैं हम लोग। फिर फाइनली हमारे पास में आएगा स्ट्रॉ बेलर जिससे ये बेल्स बनाई है। और बेल्स बनाने के बाद अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास में ट्रांसपोर्ट भी पूरा कंप्लीट ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद में ये प्रोसेस रहता है हमारा 3 से 4 दिन का। ये हमारी जो जितना भी हमारी पराली जो बेल्स है हमारी एक पेपर मिल में यूज़ होता है, पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, एथेनॉल गैस के लिए यूज़ होता है। बस सबसे पहले यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आग ना लगाए, जितना हो सके पोल्यूशन से भी आपको राहत मिलेगी और आपका फसल में भी अच्छी पैदावार होगी, खर्चा कम होगा। इस मशीन का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और यूपी के कुछ क्षेत्रों में किया जा रहा है और किसान इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसे किसानों से जिन्होंने इस मशीन का अपने खेत पर प्रयोग कराया है। ये तो 2-3 साल से हम बना रहे हैं, तो इसमें बहुत फायदा है। एक तो डीजल कम लगता है बुआई में, तो खेत ठीक बनते हैं इससे, तो इसका बहुत फायदा है। जो ये नई मशीन आई है, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सरकार से, ये आम किसानों तक भी, किसानों के जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या FPO हैं, उन तक भी ये मशीन पहुँचे। अभी तक नहीं पहुँची है और इस पर सब्सिडी बढ़ाकर कम से कम इस पर 80 से 85% सब्सिडी करी जाए। अगर पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक अच्छा साधन है, पर आम किसान की पहुँच से ये बहुत दूर है। अगर किसान सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के इस काम को करे और सरकार इन मशीनों पर, स्ट्रा बेलर पर
और दूसरी जो कृषि के उपकरण है उन पर सब्सिडी अगर बढ़ाए और किसानों को यंत्र मुहैया करवाए तो ये एक अच्छा पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छा रहेगा और किसानों में भी इससे जागृति आएगी और पर्यावरण को बचाने के साथ साथ किसान को 2 पैसे की आमदनी का साधन भी इससे बनेगा। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अदरक की खेती की है उनकी फसल में अभी जीवाणु उकठा रोग की समस्या देखने में आ रही है। ऐसे में सही समय पर उकठा रोग की पहचान कर रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर उदय कुमार प्रसाद से। किसान भाइयों नमस्कार। आप अब हल्दी और अदरक खेत में लगा चुके हैं। कभी कभी देखते हैं कि खास करके बरसात के समय, बरसात जब ख़त्म होने लगता है तो इसमें कई तरह के पत्ती पीले पड़ने लगते हैं, ऊपर से मुरझाने लगते हैं, खास करके अदरक में, कभी कभी हल्दी में भी। वैसा नहीं, कभी कभी होता है कि बरसात के समय में, इस साल ज़्यादा बरसात हुई है तो होता है कि पानी जमने लगता है। पानी जमने लगेगा तो बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा, कुछ कीड़े भी का ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं बरसात के समय में और नुकसान पहुंचाते हैं। जीवाणु उकठा रोग, इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। तो अगर बीमारी का लग रहा है आपको तो इसके लिए दवा है कि कार्बेंडाजिम बाजार में, अगर रासायनिक दवा किसान भाई देना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के, जो विभिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करेंगे और 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करेंगे तो आपका जो कुछ बीमारी है उसका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखना है कि इसको बीजोपचार करें। तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पानी में घोल के उसमें कम से कम आधा घंटा उसको डुबाएं और फिर छाया में रहने दें 1 घंटा, कम से कम 1 से 2 घंटा, उसके बाद ही लगाएं। नियंत्रण उपायों में बीज कंद का रोग से मुक्त क्षेत्रों से चयन करना चाहिए। अदरक की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले खेतों में करना चाहिए। जिन खेतों में बीमारी लगातार आ रही है वहां 5 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। बुवाई के समय अदरक के प्रकंदों को ट्राइकोडर्मा हेजियानम से 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल उपचारित करें। यदि जीवाणु म्लानी रोग का प्रकोप होता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रकंदों को उठे हुए मेढ़ों पर लगाना चाहिए ताकि जमे हुए पानी से प्रकंद व्याधित ना हो। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा बुवाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए। रोगग्रसित पौधों को प्रकंद सहित उखाड़कर नष्ट कर दें तथा उस स्थान की मिट्टी को ट्राइकोडर्मा हेजियानम 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल अथवा रेडोमिल 0.25% के घोल से तर कर दें। उर्वरा शक्ति नहीं होने के कारण मिट्टी में पौधे कमजोर होते हैं, उसके चलते भी कीड़े बीमारी का प्रकोप ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा तो उसका प्रभाव कम होगा, नहीं के बराबर होगा, तो नुकसान कम होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर,
जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर गेहूं की बुआई के समय 22 किलोग्राम डीएपी तथा 24 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से बेसल के रूप में प्रयोग करें। गेहूं की बिजाई हेतु खेत की गहरी जुताई करके रौड़ी लगा देवें। बत्तर आने पर 2 जुताई करके खेत को बिजाई के लिए तैयार कर लें। दीमक की रोकथाम के लिए प्रति 100 किलोग्राम बीज को 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी या 200 मिलीलीटर इमिडाक्लोपिड 17.8 SL को 5 लीटर पानी में घोलकर बीज उपचार कर लें। गेहूं में समय पर बिजाई के लिए उन्नत किस्म DPW 621-50, WH 1105, HD 3086, राज 4037, PBW 343, PBW 502, PBW 550, DBW 17, HD 2967, HD 2329, राज 3037, राज 1482 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। देसी चने की बुआई के लिए GNG 1958, GNG 2144, GNG 1581, GNG 2171 एवं बरानी क्षेत्रों के लिए RSG 888 तथा काबुली चने की बुआई के लिए GNG 1499 व GNG 1969 को प्राथमिकता देवें। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। बुआई से पहले जड़ गलन व उकठा की रोकथाम हेतु 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जौ की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बुआई के लिए RD 2052, RD 3035, RD 2660, RD 2552 एवं RD 2592 एवं माल्ट किस्में RD 2503, DWRUB 52 एवं DWRUB 64 को प्राथमिकता देवें। गन्ने के खेतों में इस समय कहीं कहीं तना छेदक कीट का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास 10G कण 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से देवें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बेरू, जिला जोधपुर के अशोक यादव ने। आपने चने की बुआई पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज अपन चने की फसल के बारे में चर्चा करें। चने की खेती बलुई भूमि से लेकर दोमट तथा मटियार भूमि में भी की जा सकती है। जहां पानी न भरता हो उपयुक्त माना जाता है। हल्की ढलान वाले खेतों में चने की फसल अच्छी होती है। इसके लिए मृदा का भी pH मान 6 से 7.5 उपयुक्त रहता है। चने की खेती के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से करनी चाहिए।
इसके पश्चात एक क्रॉस जुताई हैरो से करके पाटा लगाकर भूमि समतल कर देनी चाहिए। जैसा कि ये दलहनी फसल है, जड़ों के अंदर गांठ बनती हैं, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्टार्टर डोज, यानी कि शुरुआत में एक बार जामन लगाने के लिए इसका 15 से 20 किलोग्राम चाहिए। और इसके अलावा फास्फोरस जो पोटास है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास जो है वो भी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपन बिजाई के टाइम दे दें तो हमारी फसल जो है अच्छी पैदावार देने की स्थिति में रहती है। उन्नत किस्मों की बात करें तो RSG 888, जिसका दूसरा नाम अनुभव भी है, दूसरा है CSJ D 884 और RSG 895, जिसका दूसरा नाम अर्पिता भी है, RSG 973, जिसका दूसरा नाम आबा है, और CSJ 515। ये जो है मुख्य किस्में हैं जो इस समय आप किसान भाई इनकी फसलें ले सकते हैं। बीज की मात्रा की अपन बात करें तो 60 से 70 किलोग्राम चने का बीज प्रति हेक्टेयर। बीज की बुआई से पहले फंजीसाइड में कार्बनडेजियम या विटावेक्स पावर 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें। इंसेक्टिसाइड के रूप में इमिडाक्लोरोपिड 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, या फिप्रोनिल और क्लोरोपाइरिफॉस 4.5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका बीज को उपचारित कर बिजाई करें। अंत में बीज को राइजोबियम कल्चर के 3 पैकेट द्वारा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आवश्यक बीज की मात्रा को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ को गर्म करके ठंडा होने पर उसमें राइजोबियम कल्चर को अच्छी प्रकार मिलाकर उसमें बीज उपचारित करना चाहिए। ध्यान रहे, जैसा कि चना दलहनी फसल है तो इसमें काली जड़ की बीमारी आती है, रूट रोट कहते हैं जिसको। उससे बचाव के लिए सबसे आखिरी में जब राइजोबियम कल्चर से भी बीज उपचारित कर दें उस समय 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके बिजाई करें ताकि अपनी काली जड़ की बीमारी इसमें ना आए। एक काली जड़ की बीमारी से दूर रहने के लिए बिजाई करते समय किसान भाई ध्यान दें कि बिजाई 8 से 10 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहरी हो, क्योंकि ये जो फंगस जिसकी वजह से काली जड़ की बीमारी होती है वो उससे ज़्यादा गहरी जाती नहीं है और ऊपर ये जड़ से ऊपर ये बीमारी लगती नहीं है। तो अगर जितना गहरा हम चने को बोएंगे उतना ही इस बीमारी से अपन बच सकते हैं। इस तरह से अपन बीज उपचार करके बोएं तो हमारी फसल अच्छी जो है पैदावार देगी। अपन सिंचाई की बात करें चने में तो फूल आते समय कभी भी चने में सिंचाई ना करें। जिस समय फूल आ रहे हैं उसी समय हम सिंचाई करेंगे तो वो फाल जो है वो हमारा जड़ जाता है। तो पहली सिंचाई की रिकमेंडेशन आपका मकर संक्रांति जो 14 जनवरी की बात होती है, मकर संक्रांति के टाइम करें, या आपकी फसल कम से कम 1.5 महीने से 1.25 महीने की हो जाए उस समय आप पहली सिंचाई करें। और दूसरी सिंचाई जो है आपका एक फाल आ ले, दूसरा फाल आ रहा हो या घेगरी जो टाट है वो बनना शुरू हो जाए उस समय आप सिंचाई करें तो आपके चने की पैदावार अच्छी होती है। किसान भाई ध्यान दें, ज़्यादा सिंचाई करने से फसल की जो है बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा बढ़वार होने से हमारी पैदावार कम होती है, क्योंकि ज़्यादा बढ़वार होने से जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनको छुपने की जगह मिल जाती है और जब कीट पतंगे छुपने की जगह मिल जाती है तो उनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है जो कि हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।